हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की, और इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है श्वास। ठीक है। अब इससे पहले जो हमने हिक्का पढ़ा था, तो जो हिक्का और श्वास है उनसे उसमें हमने देखा था उसका जो निदान होता है, संप्राप्ति होती है, चिकित्सा होती है, वो सभी समान होती है। भेद भी यहाँ तक कि 5 भेद उसके होते हैं, 5 इसके होते हैं, बस डिफरेंट कहाँ पर आता है, उनके लक्षणों में डिफरेंट होता है। ठीक है, लक्षण थोड़े डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ठीक, और बाकी सभी चीज़ सेम मिलते हैं। ठीक है। अब जैसे श्वास है, हिक्का है, दोनों ही किसकी व्याधि थी? प्राण में स्रोतस की व्याधि थी। ठीक, ये बातें हमने कुछ पहले देख ली थी हिक्का के अंदर। तो अब हम इसमें पहले कुछ थोड़ी बेसिक डिटेल देखते हैं, देन उसके बाद वही निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, संप्राप्ति घटक, और देन उसके बाद विशेष लक्षण, यानी उनके भेद के बारे में अलग लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जो इनके जो विशेष के भेद लक्षण है उनको मैं बताने की आपको अच्छे से कोशिश करूंगा ट्रिक के साथ, ताकि आपको अच्छे से वो लर्न हो जाए। क्योंकि मेनली आपको देखो, और जो बाकी कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो याद करने का पोर्शन होता है तो वो आपको याद करना होगा, और उसके लिए मैं कुछ नमूने, कुछ ट्रिक्स वगैरह, ठीक है, किस तरह से आप याद कर सकते हो उस तरह से मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको यहाँ पर याद करना पड़ जाए। क्योंकि विशेष रूप से वही आपको याद रखना पड़ता है लक्षण, और सब तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो। जैसे हम बात करते हैं स्रोतस की, तो स्रोतस प्राणवय स्रोतस की प्रमुख व्याधियाँ होती है, जैसे कि हिक्का एंड श्वास रोग प्राणायातन करने वाले श्रेष्ठ है। मतलब आपके प्राणों का नाश करने वाले। ठीक है। तो ये श्रेष्ठ माने जाते हैं दोनों, हिक्का और श्वास में। वैसे तो देखो यहाँ पर बहुत सारे रोग होते हैं जो आपको प्राणवय स्रोतस में होते हैं, और प्राणवय स्रोतस में होते हैं, लेकिन और ये हमारे यहाँ पर जो श्वास रोग है ये हमारा मेन बताया गया है, बोले ना प्राणवय स्रोतस प्रमुख व्याधि है प्राणवय स्रोतस की। और दूसरा कि वैसे तो बहुत सारे रोग जो आपके यहाँ पर जान ले सकते हैं, यानी कि आपके प्राणों को हर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्वास और हिक्का है सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी ले सकते हैं वो। देन इसका वर्णन की बात करते हैं, श्वास और हिक्का का एक साथ वर्णाचारी चरकने क्या है। तो जो हिक्का और श्वास में सभी चीज़ सेम होती है, निदान, संप्राप्ति, भेद, ये सब, लेकिन यहाँ पर लक्षण डिफरेंट होते हैं। यदि इनका यथोचित उपचार, यथोचित उपचार मतलब समय से अगर इनका उपचार नया किया जाए तो वो आसी विष के समान आपके मारक होते हैं। ठीक है। फिर इसको श्वास रोग को मॉडर्न में डिस्पेनियास के नाम से रिलेट करते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, जिस तरह से हमारा जो हिक्का था ना उसमें वात और कफ प्रधान थे, तो यहाँ पर भी श्वास रोग के अंदर वात और कफ प्रधान दो से मिलेंगे। ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो पित्त स्थान से होती है। ठीक है। जो पित्त स्थान समुद्भव, मतलब जो जहाँ से पित्त का स्थान होता है वहाँ से इस श्वास या हिक्का रोग की उत्पत्ति देखने को आपको मिली थी। तो हम परिभाषा देखते हैं, जिस व्याधि में प्रकोपित प्राणवायु अपनी प्रकृति को छोड़कर, अर्थात द्विगुण, मतलब ऊर्ध्वक होकर कफ के साथ मिलकर रोगी के श्वास प्रश्वास की क्रिया को तीव्र कर देता है, उसे श्वास रोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है, देखो पहले बताया गया है जो आपकी प्राणवायु है वो प्रकोपित हो जाती है। ठीक है। तो प्राणवायु प्रकोपित होने की वजह से वो अपनी प्रकृति को छोड़ देगी। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वो ऊर्ध्वांग होकर कफ के साथ मिलकर रोगी के श्वास प्रश्वास की क्रिया को तीव्र कर देती है। देखो, पहले क्या हुई, प्राणवायु प्रकोपित हुई, प्राणवायु प्रकोपित होकर जो कफ अपने स्थान पे था उसे वहां से निकालती है और उसके साथ मिल जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर श्वास प्रश्वास की क्रिया को तीव्र कर देती है। ठीक है, उसे हम श्वास रोग कहते हैं। बेसिकली श्वास रोग में क्या होता है कि कह रहा है, जिस रोग में उच्छ्वास और निश्वास में कष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वास रोग कहते हैं। मतलब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे रोग को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, श्वास रोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो प्राणवायु है, भाई 5 प्रकार की वायु होती है, सभी जानते हैं, पुष्वा करके। ठीक है। तो प्राणवायु, दान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। प्राण वायु का आपको प्रमुख क्रम पता है और दान वायु का प्रमुख क्रम पता है। मतलब जो भी आप इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कर रहे हो वो प्राण वायु की वजह से कर रहे हो। उदान वायु की वजह से मतलब मुख में जो भी आप बोल पा रहे हो तो वो उदान वायु की वजह से होता है। ये सारे कर्म आपको पता है। तो आपने देखा जो प्राण वायु है वो अपनी प्रकृति को छोड़ रही है और कफ के साथ मिल रही है। कफ के साथ मिल रही है तो कहीं ना कहीं कफ को ऊपर ला रही है। तो ऊपर ऊपर आ जाएगा तो कफ क्या करेगा, उस प्राणवायु के मार्ग को अवरोध कर देगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी करने में। तो उसे ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर, श्वास रोग कहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम इसके भेद की बात करते हैं। तो इसके 5 भेद होते हैं, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। ठीक है। अभी इनके भेद को स्पेसिफिक इनके लक्षण बताएंगे, इनको मॉडर्न में किस तरह से रिलेट करते हैं वो बताएंगे। ठीक है। तो अब इसके हम निदान के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो श्वास रोग है इसका जो निदान होता है वो वात और कफ प्रदान दोष होता है। तो यहाँ पर आप वात प्रकोपक आहार या वात प्रकोप निदान और कफ प्रकोप निदान आप लिख सकते हो। ठीक है। भाई वात प्रकोप निदान क्या हो गई, वही कि रात्रि जागरण हो सकता है। ठीक है। और रुक्ष आहार का सेवन हो सकता है।
ठीक। और शीत आहार विहार का सेवन हो सकता है, अति मैथुन हो सकता है, अपतर्पण हो सकता है, वेगों को धारण करना हो सकता है, पंचकर्मा अच्छे से प्रयोग ना हो सकता है। ठीक है। ऋतु का अतियोग करना हो सकता है। तो ये सारे यहाँ पर बात किया जाएंगे। कफ के अंदर क्या आएंगे? वही मांस, तिल, ये सब, पिष्टि, विष्टम्बी, विधाई, दधि सेवन, दिवस, शुपन, शीतल जल। ठीक है। तो वो तो आप लिख सकते हो, मुझे पता है निदानिकों के बारे में, तो क्योंकि मैं आपको पहले ही कवर करा चुका हूँ। वात निदान या पेट निदान या कफ निदान जो भी हो आप लिख सकते हो। संप्राप्ति की बात करते हैं तो संप्राप्ति के अंदर क्या है कि निदानों का सेवन करने से आपका कफ प्रकोपित हुआ है, वात प्रकोपित हुआ है। जो कफ प्रकोपित है वो क्या करता है? अग्निमान करता है, आम की उत्पत्ति करता है। वात प्रकोपित होकर क्या करता है? अग्नि के वैषम्य करता है। तो अग्नि वैषम्य होते हैं तो यहाँ पर बात क्या हो जाता है? प्रकोपित हो जाता है। ठीक। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? रस धातु की तुष्टि करते हैं। एक्चुअली देखो मतलब समझो कि अगर आपकी जो अग्निमंद है तो धातु की क्या पुष्टि हो पाएगी? क्या रस धातु की, रक्त धातु की, मांस धातु की पुष्टि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो रस धातु है उसकी तुष्टि हो जाएगी। ठीक है। अगर रस धातु की तुष्टि हो जाएगी तो रस धातु अग्नि भी मंद होगी तो इसके इसके पूर्वक जो मलभूत कफ की अधिकता देखने को ज़्यादा मिलेगी। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक पेज में बताता हूँ मैं आपको किसी में। देखो मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, जब भी आप यहाँ पर आहार रस देते हो तो आहार रस में जब अग्नि अगर मंद हो जाती है तो दो सार पार्ट बनते हैं, एक सार भाग बनता है, एक मल भाग बनता है। अगर यहाँ पर अग्नि मंद है तो सार भाग कम बनेगा, मल भाग ज़्यादा बनेगा। इसी तरह से जो आपकी यहाँ पर रस धातु बन रही है, जो ये रस धातु है, तो इस रस धातु पे क्या होती है? इस रस धातु पे क्या रहेगी? जो रस धातु अग्नि कम करेगी, रस अग्नि काम करेगी। तो रस अग्नि अगर मंद हो जाएगी तो यहाँ पर जो सार भाग था वो कम बनेगा और मल भाग ज़्यादा बनेगा। और रस धातु का जो मल भाग होता है वो कफ होता है। ठीक है। ये हम पहले ही ऑलरेडी फर्स्ट पेपर में डिस्कशन कर चुके हैं, फर्स्ट प्रॉफ में डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये क्या बनेगा? कफ ज़्यादा बनेगा। तो पहले क्या थी यहाँ पर? कफ की अधिकता ज़्यादा थी। भाई कफ की पहले का प्रकोपित था, तो पहले का प्रकोपित था। और यहाँ पर भी क्या हो गई कि जो रस धातु का जो मलभूत था, मलभूत कफ की अधिकता यहाँ पर उत्पत्ति ज़्यादा होगी। तो जिसकी वजह से जो वृद्ध कफ मतलब कफ और ज़्यादा बढ़ के अवरोध उत्पन्न करेगा। और अवरोध उत्पन्न कर जो वायु का मार्ग है उसमें यहाँ पर वायु को मार्ग को बीमार करेगा। ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये यहाँ पर इसकी संप्राप्ति होती है। उसके बाद आपको श्वास रोग देखने को मिलेगा। भाई श्वास रोग एक्चुअली में है क्या? श्वास रोग है कि आपको यहाँ पर सांस लेने और निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपका यहाँ पर कफ था, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो वायु है उसके मार्ग को अवरोध करेगा। अब वायु अगर अच्छे से निकल नहीं पाएगी, जैसे मान लो कि ये हमारा एलोवेली है, तो ये एलोवेली है, तो इस एलोवेली के अंदर एयर है, तो ये एयर अब यहाँ से जाएगी। मान लो ऐसे रास्ता है, तो इस रास्ते के अंदर मान लो यहाँ पर म्यूकस बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया है। इस रास्ते में अगर म्यूकस डिपोजिशन हो गया है तो ये सांस को प्रॉब्लम होगी ना निकलने में और अंदर जाने में। तो इसी तरह से आप समझो यहाँ पर भी क्या है, जब कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो स्रोतस को अवरोध करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सांस लेने निकालने में सब में प्रॉब्लम हो सकती है। उसे कहीं ना कहीं हम श्वास रोग से रिलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोष की बात करें तो वात का प्रधान दोष होता है, दूसरा रस होता है आपका। ठीक। और स्रोतस कौन सा होता है? प्राणवय, उदगवय, अन्वय। श्रुत दृष्टि में संग होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और वायु कैसी हो जाती है? बीमार हो जाती है। अग्नि दृष्टि मंद हो जाती है। साध्य या फिर असाध्य की बात करें तो क्षुद्र श्वास साध्य होता है, या फिर तमक श्वास होता है, और तीनों साध्य होते हैं। अभी इनकी हम बात करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। अब हम पूर्व रूप की बात करते हैं तो आना देखने को मिलेगा, पार्श्व में सूल देखने को मिलेगा। देन इसके बाद पीड़न हृदय से देखने को मिलेगा, और मुख का स्वास्थ्य विकृत हो जाएगा। संघ प्रदेश में सुई चुभन जैसे आपको पीड़ा देखने को मिलेगी। ठीक है। ये तो कुछ इसके पूर्व रूप है श्वास रोग के आने से पहले। देखो अब हम भेद की बात करते हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं आचार्य चरक के अनुसार: महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। अब इनका एक मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप पहले उसे समझना। देन उसके बाद मैं आपको इनके एक एक विशेष लक्षण के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर महाश्वास की। तो पहले हम श्वास के भेद लिख देते हैं। यहाँ पर ये श्वास के भेद है, और इनके अंदर कौन सा प्रधान दोष इन्वॉल्वमेंट होता है, और साध्य असाध्य की बात कर लेते हैं, और इनको मॉडर्न में रिलेट कर लेते हैं कि मॉडर्न में किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। देखो श्वास भेद के अंदर पहला आ जाएगा आपका महाश्वास, दूसरा आ जाएगा आपका ऊर्ध्वश्वास, तीसरा आ जाएगा आपका छिन्न श्वास, चौथा आ जाएगा आपका तमक श्वास,
पांचवा आ जाएगा आपका क्षुद्र श्वास। अब यहाँ पर इस महाश्वास के अंदर वात दोष होता है, वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये कैसा होता है, असाध्य होता है, और इसको हम मॉडर्न में रिलेट करते हैं एम्फोरिक ब्रीथिंग से। ठीक है, जब आप इसका मॉडर्न पार्ट पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर ये अच्छे से समझाए जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्ध्व श्वास की। तो ऊर्ध्व श्वास के अंदर क्या है, यहाँ पर भी वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये भी कैसा होता है, असाध्य होता है, जिसको हम यहाँ पर रिलेट करते हैं स्टेरेटोरस ब्रीथिंग से। देन आता है छिन्न श्वास। तो इस छिन्न श्वास के अंदर कफ और वायु, कफ प्लस वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ये कैसा होता है, असाध्य होता है। इसको रिलेट करते हैं हम काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ठीक, फिर तमक श्वास आता है, इसके अंदर कफ की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये या तो क्रसाध्य होता है या याप्य की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि आपको पढ़ना भी है और अच्छे से आपको क्लिनिकल में भी ये बहुत काम आने वाला है। फिर हम बात करते हैं क्षुद्र की। तो क्षुद्र को हम वायु मतलब वात दोष, वायु वात, और ये कैसा होता है, साध्य होता है। ठीक है, इसको हम रिलेट करते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी। देखो, हाँ, अगर देखो इसके अंदर क्या है, देखो अगर इनके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर ये तीन कैसे होते हैं, असाध्य और ये क्रिस असाध्य साध्य, इस तरह से ध्यान रख सकते हो अगर आप सिक्वेंसली याद करोगे तो। और दो उसका देख लेना, वात वात कफ और वात, मतलब इसमें वात, इसमें वात और इसमें वात, और इसके अंदर आपको कफ ऐड कर देना है, और तमक श्वास के अंदर केवल कफ ही होता है। असाध्य साध्य आप देख सकते हो, और मॉडर्न में किसके साथ रिलेट कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं महाश्वास के बारे में। महाश्वास, अब महाश्वास के अंदर क्या होता है, तो ये तो पहले तो ये पॉइंट आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया है कि महाश्वास के अंदर अब वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, महाश्वास असाध्य होता है, महाश्वास को मॉडर्न में एम्फोरिक ब्रीथिंग से रिलेट करते हैं। देखो 3 पॉइंट तो आपको वैसे ही बन गए। ठीक है, देन इसके बाद देखो ये 3 पॉइंट जो मैंने यहाँ से लिखे तो वही आपको लिख देने हैं सभी के अंदर ही। फिर इसके बाद महाश्वास के बारे में लिखना है आपको। तो इसमें क्या होता है कि पहला बोला गया ना मत ऋषभ क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को मत्र महाश्वास होगा तो इसकी जो सांस लेने की मतलब जो किस तरह से सांस लेकर, जैसे एक सांड सांस लेता है ना, सांड बहुत तेजी से बिल्कुल ऐसे नाथों को फुला फुला के बहुत जोर से सांस लेता है, तो महाश्वास में भी इस व्यक्ति की मृत ऋषभ सांड की तरह आपको श्वास लेता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देन उसके बाद मलमूत्र, तो इसका जो मलमूत्र है उसमें अवरोध देखने को मिलेगा। ठीक है, महाश्वास के अंदर मृत्यु है, और इसमें तुरंत मृत्यु आपको देखने को मिलेगी, इंस्टेंटेनियस मृत्यु है, और ज्ञान विज्ञान शून्य हो जाएंगे। और विवृंत लोचन, विवृंत लोचन का मतलब है जो इसकी आंखें है ना वो इधर उधर आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, मतलब जो नेत्र है वो चंचल हो जाएंगे। ठीक है, संघ प्रदेश में और सिर प्रदेश में पीड़ा देखने को मिलेंगी, और इसके जो शब्द होंगे वो अस्पष्ट होंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको याद कराता हूँ। देखो, अब महाश्वास आपने देख लिया। ठीक है, अब इस महाश्वास को आप कैसे याद करो, देखो बेसिकली आपको लक्षण याद करने होते हैं। आप लक्षण का किसी ट्रिक से कर लो, किसी निमोनिक से कर लो, जैसा है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताई है ना, बिल्कुल इनको देखो मैं किस तरह से आपको याद कराता हूँ यहाँ पर महाश्वास के अंदर। जैसे पहला क्या है, हमारा महाश्वास है, महाश्वास। अब देखो यहाँ पर जो एम आता है तो इस एम में से हम क्या रख सकते हैं, मृत ऋषभ याद रख सकते हैं, मृत ऋषभ याद रख सकते हैं। मतलब जो रोगी होगा यहाँ पर सांड की तरह सांस लेता हुआ आपको दिखाई देने को मिलेगा। देन उसके बाद एम से याद रखना है कि जो रोगी का जो मल मूत्र है उनमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। फिर एम से याद रख सकते हैं रोगी की जो मृत्यु है वो शीघ्र देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ रहे बात को। ठीक, और देन इसके बाद है, तो इसके बाद यहाँ पर जो महाश्वासी बे आ रहा है, इस बे से आपको याद रखना है कि विभ्रांत लोचन, विभ्रांत लोचन, विभ्रांत लोचन मतलब जो आपकी आंखें तो वो इधर इधर देखने को मिलेगी, मतलब उसके नेत्र चंचल हो जाएंगे, नेत्र इधर इधर इसके भागते हुए आपको देखने को मिलेंगे इस रोगी के। ठीक है, तो देखो वैसे तो मैं इनको हिंदी में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर वो टर्म लिखे हैं जो आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है, जो टर्म मैंने आपको लिखी है वही आपको लिखनी है, पूरी हिंदी नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर आप संस्कृत के जो टर्मोलॉजी लिखोगे, आयुर्वेद के टर्म में लिखोगे तो नंबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इसमें सांड की तरह आ जाती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं इधर इधर भागते हैं, लेकिन जो विवृंत लोचन मृत ऋषभ है ये मैं आपको आयुर्वेदिक के टर्म में बता रहा हूँ, ताकि इनके टर्म आप याद करो और आगे भी आपके ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है,
और इसी से ही आपको से मतलब इससे आपको ज्ञान विज्ञान ध्यान रख लेना है, ठीक, कि जो ज्ञान विज्ञान का यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान कैसे हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर आता है से यहाँ पर, तो से याद रखना है आपको कि संघ प्रदेश में वेदना देखने को मिलेगी, सिर प्रदेश में वेदना देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो। देखो अब इसमें आपके काफ़ी पॉइंट कवर हो जाते हैं। महाश्वास से कि मृत ऋषभ, मलमूत्र के त्याग, मृत्यु, और यहाँ पर विभ्रांत लोचन देखने को मिलेगा, संघ प्रदेश और सिर प्रदेश में तीव्र पीड़ना और शब्द अस्पष्ट। इससे ऐसे याद रख लेना कि शब्द अस्पष्ट हो जाएगा, यानी केवल इसके नाम से, महाश्वास के नाम से ही आप यहाँ पर उसके विशेष लक्षण भी आप लिख सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्ध्व श्वास। तो ऊर्ध्व श्वास के अंदर क्या होता है कि प्राणवायु स्रोतस के मुख श्लेष्म से आवृत होने से रोगी देर तक श्वास छोड़ता है। यानी जो प्राणवायु स्रोतस है उसमें क्या है, प्राणवायु स्रोतस का जो मुख है उसमें कफ से ये आवृत हो जाता है, जिसकी वजह से जो रोगी है वो देर तक श्वास छोड़ता है। यानी एक्सप्रेशन कैसा हो गया इसमें, लॉन्ग टाइम तक हो गया, ठीक है। तथा अवरोध होने पर अंतर श्वास कष्टपूर्वक होने से श्वास को अंदर देर तक नहीं ले पाता है। तो क्या बताया गया है कि अवरोध होने पर, अब यहाँ पर क्या है कि अवरोध हो गया मतलब कफ की वजह से अवरोध हो गया है, तो सांस तो बहुत देर तक अंदर ले रहा है। देखो फिर से एक बार देखो कि प्राणवायु स्रोतस के मुख श्लेष्म से आवृत होने से रोगी देर तक श्वास छोड़ता है। यानी कि यहाँ पर आप लिख लो कि एक्सप्रेशन कैसा है आपका, जो एक्सपिरेशन है वो बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, क्योंकि आपके प्राणवायु स्रोतस कफ की वजह से उसका जो मुख है वो आवृत हो गया है, जिसकी वजह से बहुत देर तक वो श्वास छोड़ता है। तथा अवरोध होने पर अंशवासन कष्टपूर्वक होने से श्वास को अंदर देर तक नहीं ले पाता, मतलब इंस्पिरेशन कम हो जाता है। तो इंस्पिरेशन इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है भाई। देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक पाइप है, इस पाइप मतलब ये मान लो आपका ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया नहीं, ये आपको ट्रेकिया बोल सकते हो या फिर एलोवेली या लंग्स के अंदर बोल सकते हो। कि जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जो भी अंदर गैस है उसको तो बाहर निकालना ही है, तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन तो ज़्यादा टाइम तक होगा। लेकिन इस ऑब्स्ट्रक्शन वजह से जब सांस को अंदर लेना है तो इसमें क्या होगा, आपको कष्ट होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तब। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और इंस्पिरेशन कम हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि जो व्यक्ति को एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, समझ रहे हो। तो आपको ये याद रखना है कि प्राणवायु स्रोतस में प्राणवायु स्रोतस का जो मुख है वो श्लेष्म से आवृत हो जाता है, जिसकी वजह से जो रोगी है वो देर तक श्वास छोड़ता है, और तथा अवरोध होने पर अंतश्वासन कष्टपूर्वक होता है। मैं जब वो सांस लेगा तो कष्टपूर्वक ही तो होगा, क्योंकि सांस तो ले रहा है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा उसे इंस्पिरेशन करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से वो पेन भी होगा, और यही क्या होता है, आपका ऊर्ध्व श्वास होता है। ऊर्ध्व श्वास से याद रखना कि ऊर्ध्व दृष्टि हो जाती है, ठीक है। ऊर्ध्व श्वास से याद रखना कि इसकी जो दृष्टि होती है व्यक्ति की ऊर्ध्व की ओर हो जाती है, और ऊर्ध्व श्वास के कारण अधो श्वास को रुक जाना, ठीक है। और जो ऊर्ध्व श्वास के कारण ही जो आपको अधो श्वास मतलब जो अपान वायु है उसका भी यहाँ पर रुक जाती है और मूर्छा जाती है। तो इसके लक्षण है, ये इसकी डेफिनेशन है। देन इसके बाद हम बात करते हैं छिन्न श्वास के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब छिन्न श्वास में क्या होता है, तो छिन्न में कह रहा है कि श्वास सर्व प्राणी पीड़ित है, मतलब यहाँ पर आपको पूरी ताकत से मतलब संपूर्ण शक्ति लगाकर आपको यहाँ पर सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। छिन्न श्वास, छिन्न नाम से छिन्न श्वास, छिन्न छिन्न करके कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि पूरी ताकत लगा के आपको यहाँ पर सांस लेनी है। फिर आता है विप्लुतांश। विप्लुतांश का मतलब होता है कि नेत्र आंसू से भर जाते हैं। भाई आप सोचो ना कि छिन्न श्वास के अंदर क्या है, ये हम सारी शक्ति लगाकर अगर सांस ले रहे हैं, तो अगर सारी शक्ति लगाएंगे तो आंखों में क्या आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं विप्लुतांश, ठीक है। और जब आंसू आ जाएंगे, जब आप ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, तो रक्त आलोचन, तो मतलब आपके आलोचन में आपकी आंखों में खून भी तो आ सकता है, आंसू के साथ खून भी आ सकता है, तो रक्त आलोचन। आंसू आ रहे तो विप्लुतांश, ठीक है। और आप ज़्यादा लगा दोगे, खून आने लग जाएंगे, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके मर्म स्थान है उन पर वेदना भी आपको देखने को मिलेगी सांस लेने पर, और आप प्रलाप करने लग जाओगे, मतलब कुछ भी बोलने लग जाओगे। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि छिन्न श्वास के अंदर हम पूरी ताकत लगाकर सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है तो विप्लुतांश, खून आ रहा है तो रक्तालोचन, और हमारी मृत्यु भी हो जाएगी तो शीघ्र मृत्यु है, और मृत्यु के साथ हमारे जो मर्म स्थान है उन पर वेदना देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आप इनके छिन्न श्वास के लक्षण को भी ध्यान रख सकते हो, ठीक। देन इसके बाद हम बात करते हैं तमक श्वास की। देखो तमक श्वास के अंदर क्या होता है कि प्रतिलोम गति को प्राप्त हुआ वात प्राण व स्रोतों में पहुंचकर, देखो दो गति होती है वात की, एक अनुलोम एक प्रतिलोम। अनुलोम मतलब जो नॉर्मल गति है नीचे की, वो प्रतिलोम मतलब जो
जो गति है वो ऊपर की ओर हो गई है। तो प्रतिलोम गति को प्राप्त हुआ वात प्राणमय स्रोतों में पहुंचकर ग्रीवा तथा सिर को जकड़ता है। तो यहाँ पर जो वात है वो प्रतिलोम गति करता है और ग्रीवा को और सिर को जकड़ लेता है, और वहां से ग्रीवा के अंदर और कफ के अंदर, ग्रीवा के अंदर सिर के अंदर यहाँ पर क्या करता है, कफ को पुनः उद्दीर्ण करके पीने स्वर को उत्पन्न करता है। पहले क्या करता है, वायु प्रतिलोम गति करता है, और जब वायु प्रतिलोम गति करता है तो उसके साथ उसके जो एरिया में मतलब उड़ प्रदेश में चेस्ट रीजन में वहाँ पर कफ मिलता है तो उसको उद्दीर्ण करता है, ठीक है, और पीने स्वर को उत्पन्न करता है। कफ द्वारा अवरुद्ध वायु कंठ एवं गुरूर करती है। पहले देखो क्या करा, वायु ने कफ को अवरुद्ध कर दिया। पहले ने क्या करा, वायु ने कफ को अपने स्थान से निकाला, कफ को जैसे उसके स्थान से निकाला तो कफ वहाँ पर प्रकोपित हो गया, और जब कफ यहाँ पर प्रकोपित हो गया, उन्होंने मार्ग को अवरोध कर दिया कफ ने। तो जब वायु वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है तो कफ के साथ, कफ को जब यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रही है तो घुरघुर शब्द के साथ आपको आवाज आ रही है। तो प्राण अधिष्ठान हृदय को प्रपीड़ित करने वाली अति तीव्र वेग वाली तमक श्वास की उत्पन्न करती है। सबसे पहले आप ये समझो कि जो प्रतिलोम देखो वायु ने क्या करा, कफ को अपने स्थान से उद्दीर्ण करा, उद्दीर्ण करने के बाद फिर वायु फिर से समझो, देखो वायु ने क्या करा, कफ को पहले अपने स्थान से उद्दीर्ण किया, निकाला। अब जैसे कफ अपने स्थान से निकला तो उन्होंने क्या कर दिया, स्रोतो अवरोध कर दिया, ठीक है। अब फिर वायु क्या कर रही है, वहां से निकलने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर क्या है, स्रोतो अवरोध है, निकलने का नहीं, तो वहां से गुरगुर शब्द की आपको बात सुनाई देगी, ठीक है। और तो इसी के साथ फिर बताया जाएगा कि ये प्राण हृदय को प्रपीड़ित करती है और तीव्र वेग वाली होती है, इसी से हम तमक श्वास रोग को उत्पन्न करती है, ठीक। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ लक्षण बताए गए हैं कि तृष्णा, तम, मूर्छा, मुख शोष, कंठ बैठ जाना, उच्चत्राक्ष। तो उच्चत्राक्ष का मतलब है कि आंखें निकली रहती है, आंखें निकली रहती है, ठीक है, मतलब आगे की तरफ आंखें निकले रहना। कि लेटने पर आपको प्रॉब्लम, देखो लेटने पर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन बैठने पर आराम मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि लेटने पर क्या, कफ और ज़्यादा अवरोध करेगा, और कफ वर्धक से कफ की वृद्धि होगी। मतलब जो भी आप यहाँ पर SRBR का सेवन करोगे, बादल है, जब बादल रहे तो भी कफ बढ़ता है, ठंडा जल पियोगे तो भी कफ बढ़ेगा, शीतल ऋतुओं में तो भी कफ बढ़ेगा, ठंडी हवा चलेगी तो भी कफ बढ़ेगा। यानी आपको SRBR का सेवन नहीं करना जो कफ को बढ़ाएगा, क्योंकि इस केस में क्या, कफ बढ़ेगा तो आपको हम तमक रोग उत्पन्न देखने को मिलेगा। वैसे मैं बता चुका हूँ तमक श्वास के अंदर किसके रोग की उत्पत्ति होती है, स्पेशली कफ की। देखो छिन्न के अंदर क्या था, कफ और वात था, कि वात प्रकोपित हो रहा था। मैं छिन्न के स्वाद मैंने बता चुका कि वात और कफ था, तमक के अंदर कैसा, कफ था। तो कफ यहाँ पर क्या कर रहा है, जितना ज़्यादा कफ बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको तमक श्वास रोग उत्पन्न देखने को मिलेगा। और जब लेटने पर भी क्या हो रहा है, आपका कफ ही तो बढ़ रहा है, तभी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है लेटने पर, और बैठने पर आराम मिल रहा है। मतलब ये वो सिम्टम्स है जो आप किसी रोगी से पूछकर आप पहचान सकते हो कि उसको कौन सा श्वास रोग है, तमक है, छिन्न है, उद्व है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आंखों से पहचान सकते हो, जैसे उच्च त्रास है, मतलब आंखें बाहर क्यों निकली रहेंगी, ठीक है। इसमें गहरे छिन्न के श्वास के अंदर विवलुतांश है, मतलब नेत्र में आंसू भर जाएंगे, ठीक है। और जबकि यहाँ पर महाश्वास के अंदर क्या था, विवृंत लोचन। देखो विभ्रांत लोचन और विवलुतांश अलग अलग चीज़ है। तो विभ्रांत लोचन के अंदर क्या हो जाता है कि जो आंखें आपकी चंचल है, मतलब इधर इधर है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझनी है, ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसको कैसे याद कर सकते हो, इसके लक्षणों को, तमक श्वास के को देखो कि आपको एक शब्द याद रखना है, तमक। तमक श्वास के अंदर तमक ही आपको याद रखना है। कैसे, तमक से क्या हो जाएगा, आपको तृष्णा देखने को मिलेगी, और इसे मुख शोष देखने को मिलेगा, कि मुख शोष देखने को मिलेगा, और मूर्छा देखने को मिलेगी। समझ रहे बात को। तो और फिर यहाँ पर जो कंठ है, कंठ आपका बैठ जाएगा, तो ये लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे बात को। तो ये ऐसे कुछ अब लक्षण आप ऐसे याद कर सकते हो कि तृष्णा देखने को मिलेगा, फिर एक से तम, तृष्णा तम, फिर दूसरे से तम भी आप ध्यान रख सकते हो। तृष्णा देखने को मिलेगी, तम देखने को मिलेगा, मूर्छा देखने को मिलेगी, मुख शोष देखने को मिलेगा, कंठ बैठ जाएगा, ठीक है। और ये आप ध्यान रखना कि उच्च त्राक्ष है, मतलब वही आके बैठ जाएंगी, लेटने पर प्रॉब्लम होगी, बैठने पर आराम होगा। कफ वर्धक RBR से कफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको मॉडर्न ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेट करते हैं, जो कि आप कंडीशन होती है, ठीक। अभी तमक श्वास दो प्रकार का होता है, एक होता है संतमक, एक होता है परतमक, ठीक है। अब संतमक और परतमक, संतमक के अंदर देखो पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, और पित्त के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें रात में बढ़ जाता है, क्योंकि जब रात होती है, रात के 12-1-2 बजते हैं, तो वो किसका समय होता है, पित्त का समय होता है। तो जब रात होती है, मतलब मिड नाइट होती है, तो वहाँ पर बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पर पित्त बढ़ता है। और संतमक के अंदर क्या, पहले ही पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, और अंधेरे में डूबा हुआ सा आपको लगता है, वो ठंडे से आराम मिलता है, क्योंकि ठंडे से क्या होता है, पित्त का शमन होता है। परतमक के अंदर क्या है कि जब भी किसी मतलब तमक के अंदर, जब तमक के अंदर आपको ज्वर और मूर्छा ऐसे दो उपद्रव मिलने लग जाए, तो उसको हम परतमक कहेंगे। देखो ज्वर तथा मूर्छा युक्त तमक श्वास में को परतमक श्वास कहते हैं। मतलब तमक श्वास के अंदर अगर आपको ज्वर मिल जाए या मूर्छा मिल जाए, ऐसे उपद्रव मिल जाते हैं,
तो उसको हम प्रथमक कहते हैं। कैसे याद रख सकते हो? आप रख सकते हो पजामा से, ठीक है। मतलब प्रथमक के अंदर आपको जोर अगर मूर्छा मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रथमक कहेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक। देन इसके बाद आता है हमारा क्षुद्र श्वास, ठीक है। अब क्षुद्र श्वास क्या है? मतलब ये ऐसा श्वास भाई, आप अगर आप दौड़ोगे भागोगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, नहीं फूलेगी? फूलेगी ना। तो बस वही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा रूक्ष पदार्थ का सेवन कर लिया या व्यायाम कर लिया, दौड़ वगैरह कर ली या परिश्रम कर लिया, तो इससे श्वास कष्ट की अनुभूति होती है, मतलब आपकी सांस फूल जाएगी, उसे हम क्षुद्र श्वास कहेंगे। क्या इस क्षुद्र श्वास से आपकी इंद्रियों पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या आपके शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही बस यही वाली बात है कि शरीर के अंगों को कोई दुखी नहीं पहुंचाता, ना ही प्राणघातक होता है। क्या इसका उपद्रव स्वरूप कोई रोग नहीं होता है, इसके उपद्रव स्वरूप कोई रोग नहीं होता। बस क्षुद्र श्वास क्या है कि वही नॉर्मल आप दौड़ वगैरह कर रहे हो तो उसकी वजह से सांस फूल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और बाकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। देखो, श्वास रोग। अब श्वास रोग क्या है कि श्वास रोग ये है कि जनरली आप यहाँ पर इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो श्वास रोग के अंदर आता है। इस श्वास रोग को हिक्का के समान बताया गया है, बस इसके लक्षण अलग होते हैं, ठीक है। और इस श्वास रोग में क्या बताया गया है कि जो आपकी जो प्राणवायु है, देखो, मतलब इसमें मैंने दोष बताया, वात और कफ इन्वॉल्वमेंट है। पहला क्या करेगी? जो वायु है वो क्या करेगी? वो प्रकोपित होगी, प्रकोपित होकर जो कफ होता है उसको इस स्थान से निकालती है, और जब उसको इस स्थान से निकालती है तो वो कफ क्या करता है? स्रोतों में अवरोध करता है। और फिर जब वायु वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मतलब जब वायु निकलेगी तभी तो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन होगा, लेकिन पहले उस वायु ने क्या कर दिया? कफ को अपने स्थान से निकाल दिया, और कफ ने क्या कर दिया? वहाँ पर अवरोध कर दिया। अब फिर वो निकल नहीं पाएगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो वो श्वास रोग देखने को मिलेगा। 5 प्रकार के श्वास होते हैं: महाश्वास, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक और क्षुद्र श्वास। निरुक्ति मैंने बता लिया कि वात और कफ दोष प्रधान होते, तो आप वही लिख सकते हो। इन संप्राप्ति आप बात कर सकते हो, वही कफ प्रकोपित, वात प्रकोपित। इसने अग्निमांद करी, आम की उत्पत्ति करी। वात प्रकोप, कफ वात प्रकोपित हुआ तो अग्नि वैषम्य हुई, प्रकोपित वात हुआ, ठीक है। तो प्रकोपित अब कैसे हुआ? देखो, वात प्रकोपित क्या है कि मैंने इसको समान वायु से आप रिलेट करूँ कि समान वायु क्या करती है? अग्नि का संदूषण कर दिया, ठीक है। अगर वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या तो अग्नि को बुझा ही देगी, बिल्कुल कम कर देगी, ठीक है। और वात कम हो जाए तो भी अग्नि का संदूषण नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है? अग्नि वैसे में देखने को मिलेगी। और जो प्रकोपित वात और आम उत्पत्ति हुई है यहाँ पर, तो वो क्या करेगी? रस धातु की दृष्टि नहीं होगी भाई। अगर अग्नि मंद होगी, अगर अग्नि मंद है तो उससे क्या होगी? रस से रक्त अच्छे से नहीं बनेगी, तो रस धातु की दृष्टि हो जाएगी। तो रस से जो सार भाग बनेगा, मल भाग बनेगा, सार भाग कम बनेगा, और जो हमारा मल भाग वो ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रस धातु को जो रक्त धातु में कन्वर्ट करती है, जो रस अग्नि है वही मंद हो गई है, तो मल भाग ज़्यादा बनेगा। और रस का जो मल होता है वो कफ होता है, और कफ होता है तो यहाँ पर क्या हुआ? कफ पहले भी बढ़ा हुआ था और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो और भी ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगी। जब कफ में और भी ज़्यादा अवरोध हो जाएगा तो वायु ऊपर से नहीं निकल पाएगी, यानी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन वाली ऐसी प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगी, मतलब बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी। तो वही श्वास रोग होता है। मतलब कठिनता पूर्वक से आपको सांस लेने छोड़ने में होना, मतलब कठिन सांस लेने और छोड़ने में कठिनता होना ही श्वास रोग होता है। इसके कुछ पूर्व रूप आना होता है, पार्श्वशूल होता है, पीड़न होता है, हृदय, मुख का स्वात्विक विकृत हो जाता है, संग प्रदेश में सूजन की पीड़ा होती है। 5 प्रकार के होते हैं: महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। महाश्वास, देखो इनके अंदर दोष का इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर वात कफ, कफ वात, इसके अंदर ओनली कफ का इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर वात का इन्वॉल्वमेंट। ये असाध्य, ये भी असाध्य, ये भी असाध्य है। तमक श्वास याप्य होता है, कृतसाध्य होता है, और ये साध्य होता है। महाश्वास को हम रिलेट करते हैं एम्फोरिक ब्रीथिंग से, और ऊर्ध्व श्वास को हम रिलेट करते हैं स्टोटोरिस ब्रीथिंग से, और छिन्न श्वास को हम बात करते हैं काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन से। तमक श्वास को हम रिलेट करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा से। क्षुद्र श्वास को हम रिलेट करते हैं ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी, मतलब सांस लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होना, बस। अब महाश्वास के अंदर क्या मैंने आपसे बता दी, एम से याद रखना कि मृत ऋषभ सांड की तरह, मतलब जिस भी व्यक्ति को महाश्वास होगा यानी कि एम्फोरिक ब्रीथिंग होगी तो वो ऐसे सांस लेगा जैसे सांड सांस लेता है, और उसको जो मलमूत्र में अवरोध देखने को मिलेगा, इसकी मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी, ज्ञान उसका नाश हो जाएगा। और विवृंत आलोचन मतलब इसके आगे नेत्र, मतलब जो आंख है वो चंचल रहेंगे, और संग प्रदेश में और सिर प्रदेश में वेदना देखने को मिलेगी, और इसके जो शब्द है वो स्पष्ट होंगे, अस्पष्ट होंगे। और ऊर्ध्व श्वास के अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो, जो प्राणवायु स्रोतस है, वो प्राणवायु स्रोतस का जो मुख होता है वो कफ से द्वारा आवृत हो जाता है, जिसकी वजह से जो रोगी होता है वो देर तक श्वास छोड़ता है, ठीक है। और अवरोध होने पर अंत श्वास कष्टपूर्वक, और जब अंदर लेगा तो श्वास लेने में क्या होगा? उसको कष्ट देखने को मिलेगा। ऊर्ध्व श्वास से ऊर्ध्व दृष्टि, और ऊर्ध्व श्वास के कारण ही अधो श्वास का रुक जाना भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। छिन्न श्वास में क्या है कि जो रोगी है वो सारा प्राण लगाकर
सांस अंदर लेने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से उसकी आँख में आँसू आ जाएँगे, विवलुता आँख से, और इसकी आँख में खून आ जाएगा तो रक्तालोचन, और इसकी वजह से शीघ्र मृत्यु हो सकती है। तो और शीघ्र मृत्यु के साथ मर्म स्थानों पे वेदना भी हो सकती है। तमक श्वास के अंदर मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, जो वायु है वो प्रतिलोम गति करती है, जो कफ का जो नॉर्मल स्थान होता है आमाशय, उससे उसको निकालती है, और वो निकालने के बाद कफ को बढ़ा देती है, और कफ क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। फिर कफ अवरोध हो जाएगा तो वायु को निकालने नहीं देगा, जिसको आपको सांस लेने अंदर छोड़ने में फिर से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वही तमक श्वास के अंदर आ जाएगा। अब तमक श्वास के अंदर आपको तृष्णा, तम, मूर्छा और मुख कंठशूल देखने को मिलेगा, और इसमें उचित आंच और लेटने पर प्रॉब्लम, बैठने पर आराम, कफवर्धक आहार से कफ की ज्यादा वृद्धि होगी तो तमक श्वास बढ़ जाएगा। और ब्रंकल अस्थमा इसको हम कहते हैं, और ये यहाँ पे होता है। ये दो प्रकार का होता है, संतमक, प्रतमक। संतमक में अंदर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसकी वजह से पित्तनाशक जो भी आप चिकित्सा करोगे, ठंडी चीज़ों का सेवन करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पित्त का यहाँ पर कम हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप पित्तवर्धक आहार व्याहार सेवन करोगे या रात्रि में क्या होगा, संतमक होता है वो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रतमक के अंदर क्या होता है, जब भी जो तमक श्वास होता है इसके अंदर अगर ज्वर और मूर्छा आ जाए तो इसको हम प्रतमक कहने लग जाते हैं। क्षुद्र श्वास क्या है कि नॉर्मल अगर आप दौड़, खाने से, पीने से अगर आपकी सांस फूल रही है तो उसे हम क्षुद्र श्वास कहेंगे। इससे हमारे शरीर को कोई अंग को हानि नहीं होती है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ चैप्टर के अंदर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।